सारण की धरती से राकेश सांडिल का नमस्कार है। बंधु, कल से कुछ लोग प्रधान शिक्षक पर कुछ डिस्कस करना शुरू किए हैं। तो कल एक समस्तीपुर के बंधु कॉल किए, वो बोले कि प्रधान शिक्षक में 30,500 का स्केल है। हमने उनसे बोला कि स्केल है, वेतन मान है या वेतन है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्केल शब्द आपके लिए नया नहीं होगा। स्केल का मतलब होता है वो जार बक्स में रहता है, तो स्केल ये नहीं होता है। स्केल यहाँ से शुरू होता है तो कम से कम या तो 6 इंची का होगा, या फिर 12 का होगा, या फिर 24 का होगा। तो हमने पूछा कि 30,500 से लेकर के ये स्केल कहाँ तक है, तब वो कुछ नहीं बोले। तो हमको शक हो गया कि भाई ये स्केल नहीं, इसको बिंदु बोलते हैं, इसको बिंदु बोलते हैं। थोड़ी देर उन पर डिस्कस हुआ। फिर आज कई आदमी कॉल किए। अभी रूपेश जी पूर्वी चंपारण से कॉल किए, तो उनसे कुछ बातें हुई। तो उनसे बोले कि ठीक है, नियमावली मेरे पास भेजिए। नियमावली भेजे 2024 नियमावली प्रधान शिक्षक की। तो मैंने उसमें देखा, सब चीज़ देखा, तो देखा कि वेतन से संबंधित गोल मटोल बात है। हम बोले कि बोल रहे हैं लोग कि 30,500 है, तो वो बोले कि 2023 नियमावली में है। तब उनसे सब बातें हुई, तो बोले कि 2023 नियमावली में आया था 30,500 पे। लोग को आपत्ति थी, लोग नहीं इसमें जाना चाहते थे, तो 2024 में उसको संशोधित कर करके लाया गया है। बोले कि ठीक है, तो 2023 नियमावली थोड़ा सा भेजिए। तो 2023 नियमावली अभी तक नहीं भेजे। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आधे घंटे की। तो 2024 नियमावली हो सकता है 23 उनके पास नहीं हो, तो अभी तक नहीं भेजे हों। लेकिन 2024 नियमावली जब आ गया, इसका मतलब है 23 का वैल्यू ख़त्म हो गया। तो चूँकि वे बता रहे थे, या 2-3 आदमी और बता रहे थे कि 30,500 है, लेकिन 30,500 2023 में है। मैंने नहीं देखा है उसको। अगर ये सच्चा है कि 30,500 है, तो उसी पर आगे हम बात को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस नियमावली में 2023 नियमावली में जिक्र है, हमने वो अपने से नहीं देखा है। लोगों के सुने हुए बात को मैं बोल रहा हूँ कि 30,500 वेतन निर्धारित किया गया है। तो उस पर आइए चर्चा कर रहे हैं। उसको तो 30,500 को इसको हटा दीजिए। जब 23 नियमावली हटा करके 2024 नियमावली जब आ गया, तो इसकी बातें हटा दीजिए। आइए 24 नियमावली में हम चर्चा कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की। ये 20 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी हुआ है। इसका संख्या है 30/21/385। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा ये बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। मुख्य रूप से इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि नियोजित हम हैं, उसमें जाएं नहीं जाएं, क्या करें नहीं करें। इससे संबंधित बातों पर चर्चा लोग कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसको ज़रूरी समझा। तो सबसे पहले तो इसमें जाएं और नहीं जाएं, इससे पहले ये दूसरा आदमी क्यों बता सकता है, हम क्यों मना कर सकते हैं? सरकार अपने सुविधा अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार नियुक्ति नियमावली लाई। सरकार को प्रधान शिक्षक की आवश्यकता है। अपने साधन के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे नियमावली बनाए। आप अपने देखिए कि हम उसके अनुसार काम करने में समर्थ हैं कि नहीं, मेरा उससे पेट चलेगा कि नहीं, ये आपका निर्णय है। कोई दूसरा नहीं बता सकता है। हाँ, दोनों में अंतर जो है, कहाँ क्या दिक्कत है, इस पर चर्चा किया जा सकता है। तो मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बाकी नियोक्ता और
कर्मचारी के बीच का ये मामला है। आप खुद निर्णय लीजिएगा, हम किसी को न रोक सकते हैं न कह सकते हैं कि जाइए। अब देखिए, मान लीजिए कि अभी आप वर्तमान में नियोजन इकाई में हैं और आप सोच रहे हैं कि ये प्रधान शिक्षक हम बने 2024 नियमावली के तहत, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, मान लीजिए कि अभी 3-5 वाले पर हम चर्चा कर रहे हैं, या उसके बाद 7 में भी कुछ लोग हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनका भी बेसिक सैलरी है 30,420 है, संभवतः कुछ लोग का 30,420 है और 3-5 वाले का इससे ज़्यादा होगा। तो इसी पर मेन हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर हम आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए कि इस विज्ञप्ति में देखिएगा 3 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संवर्ग का गठन शब्द में पृथक संवर्ग होगा। ये बिल्कुल ही अलग और नए संवर्ग का गठन किया गया है। ये आप जो हेडमास्टर का ख्वाब देख रहे हैं वो नहीं है, ये अलग ही एक यूनिट का गठन किया गया है। जैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना करके और अलग यूनिट का गठन किया गया है, सेम प्रोसेस ये है। आगे देखिए, इसके 1 में है, 3 का 1 में है 2024 नियमावली में। 2 में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति, 2 में लिख रहा है कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के, किस नियमावली के, 2024 नियमावली के 2(9) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यानी कि 2(9) में चर्चा है नियोजित शिक्षक का शर्त जो है, नियोजित शिक्षक जो क्राइटेरिया है वही है इसमें, उन्हीं से इस पद को भरा जाएगा। आयोग के द्वारा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, आपका परीक्षा भी लिया जाएगा 2 टाइप। परंतु स्पष्ट रूप से कह रहा है ये कि परंतु, ये तो सब स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल ही ये नए संवर्ग का गठन है। नए संवर्ग का गठन है तो जिस दिन आप इसमें ज्वाइन कीजिएगा, जिस दिन आप जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा, इसको भुला जाइएगा। जैसे नियोजन से विशिष्ट में जो लोग गए, जिस दिन ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से नियोजन की बात आप भूल जाइए। आपको क्या मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, आपको क्या सुविधा है, भविष्य में क्या सुविधा मिलेगा, इसको बिल्कुल ही भूल जाइए। इसमें अब आ जाइए, यहाँ कह रहा है माध्यम से की जाएगी, परंतु ये जो है, परंतु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं पंक्ति नियमावली 18 में आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। बोल रहा है कि 18 में नियमावली जो है प्रधान शिक्षक की या हेडमास्टर की, जो पहले पुराने नियोजित से पहले के जो आपके बड़े भाई हैं उन लोगों पर जो लागू होता है, उनको या जो बच्चे होंगे नियोजन से पहले के जो नियमित शिक्षक बचे होंगे, उनके लिए इसमें परीक्षा में बैठने की बाध्यता नहीं होगी, उनको इससे अलग रखा गया है। यह स्पष्ट रूप से करा है, होने की बाध्यता नहीं होगी। एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है नियमावली में, नियमावली के 3 के 2 में कह रहा है कि नियोजन इकाई से जो भी प्रधान शिक्षक में परीक्षा देते हैं उनको इस पर नियुक्त किया जाएगा प्रधान शिक्षक, नई प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत। लेकिन 2018 में
18 में जो नियमावली लागू है नियमित शिक्षकों पर प्रधान शिक्षक की बहाली, उसमें बहाली नहीं है, उसमें प्रमोशन के अनुसार चर्चा है, उन पर ये नियम लागू नहीं होगी। वे रिक्ति और योग्यता के अनुसार 2018 नियमावली के तहत उनका प्रमोशन होता रहेगा। यानी वे लोग प्रधानाध्यापक बनते रहेंगे, आपके नियमावली से उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो नियोजित शिक्षक की बहाली के पूर्व के जो शिक्षक हैं, नियमित जो हैं, अब उसमें तो सिर्फ बीपीएससी 94 और 99 बैच वाले होंगे। हो सकता है कि बेसिक वगैरह में कुछ लोग बचे होंगे, उससे पहले पुराने वाले में चाहे नहीं है बचे होंगे, उनके बारे में करा कि उनको इस नियमावली से कुछ लेना देना नहीं है। लोग नियोजित शिक्षक को ये कह के डरा रहे थे कि आपकी संख्या कम है, सरकार कुछ भी कर सकती है, आपके नियमावली को पलट सकती है, आपका वेतन बंद कर सकती है, नियोजित शिक्षक को डरा रहे थे। तो क्या इनकी संख्या जो नियमित हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है। पाठक जी चाहते तो उनको भी राउंड देते, उनके भी नियमावली को ख़त्म कर सकते थे 18 नियमावली को, कि नहीं जिसको भी अब प्रधान शिक्षक बनना है इसी नियमावली के तहत बने। काहे नहीं छेड़छाड़ किए भैया? पाठक जी के पास बुद्धा नहीं था, दिमाग नहीं था। संविधान कुछ होता है, नियम कानून कुछ होता है, इसलिए उनको इससे मुक्त रखा गया है। संख्या उनकी कितनी है? बहुत कम है। सोचिए, आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट हम देखें। 4 नंबर पॉइंट में 1 नंबर में सीधे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति। ये जो है प्रधान शिक्षक की नियुक्ति शिक्षा विभाग के द्वारा, ये सीधी नियुक्ति है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। इसलिए आप एक शब्द ये लगा देने से हो गया कि आप भविष्य में यहाँ जो काम किए हैं कानूनी रूप से कोई दावा नहीं कर सकते हैं। आप ये इसका श्रेय लेने का जुर्म नहीं कर सकते हैं। यहीं ये चीज़ ख़त्म हो गई आपकी दावेदारी। आप सोचते होंगे कि चलिए अभी ढुक जाते हैं और बाद में कोर्ट कचहरी के फ़ायदा लेकर के उसका फ़ायदा लेकर करके हम, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ये सीधी नियुक्ति है। हर नियमावली में एक पेज फंसा दिए हैं। आगे देखिए 7 नंबर 7 के 4 में, सब तो कामिल नहीं था, जो मुख्य पॉइंट था उसी को मैंने उठाया है। पॉइंट नंबर 7 के 4 में कह रहा है स्थानांतरण से, ट्रांसफ़र से संबंधित जिला स्तर पर पहले तो वरीयता जिला स्तर पर ही उनका बनेगा। जिला या जिला से बाहर भी उनका स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन पूरे जीवन काल में केवल 2 बार ही किया जा सकता है। इसमें भी आप इस ट्रांसफ़र से संबंधित अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। हक के अनुसार नहीं कर सकते हैं कि मेरा 2 बार ट्रांसफ़र का नियम है, हमको फलाने जगह से फलाने जगह हमारे घर में भेज दीजिए, चाहे ससुराल में वो स्कूल है वहीं भेज दीजिए। ऐसा संभव नहीं होगा। बिल्कुल ये नियमावली प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए 9 से पहले 10 पर हम चर्चा कर देते हैं। 10 में है, बोल रहा है कि निरसन एवं व्यावृत्ति। निरसन एवं व्यावृत्ति का मतलब होता है, ये कानूनी शब्द है कि किसी नियम या किसी बात को आज से यहाँ से ख़त्म कर करके और आगे दूसरे बात या नियम को लागू किया जाता है, वही शब्द है। ये करा कि इसके लागू होने से, किसके लागू होने से, 2024 नियमावली, प्रधान शिक्षक 2024 नियमावली के लागू होने से प्रधान से 2018, अभी जो बोले 2018 नियमावली जो पूर्व के प्रधानाध्यापक का नियमावली और स्थानांतरण था नियमित वालों के लिए,
18 में निहित प्रावधान, उस नियमावली में जो निहित प्रावधान है प्रधान शिक्षक पर लागू नहीं होगा। यानी कि आप आंख बंद करके जो देख रहे हैं प्रधानाध्यापक का ख्वाब, तो पहले जो नियमावली, सेवा शर्त नियमावली जो प्रधान शिक्षक के लिए था, जो प्रमोशन से नियमित शिक्षकों के लिए था, उनका प्रावधान आगे आप पर लागू नहीं होगा। कुछ भी लागू नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, उसमें 2018 में शायद कुछ संशोधन किया गया था, उनके किनके नियमित शिक्षकों के प्रमोशन से जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके नियमावली में कुछ संशोधन पूर्व में 2021 में भी किया गया था, जिसको निरस्त मानी जाएगी। किसके लिए? आपके लिए, उनके लिए नहीं। नियमित शिक्षक के लिए निरस्त नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ आपके लिए मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि 2018 में शिक्षा सेवा शर्त नियमावली जो था संशोधन हुआ था, उसको पुनः 2021 में नियमावली को संशोधित कुछ भाग किया होगा, हम देखे नहीं हैं, तो उसको निरस्त मानी जाएगी। आपके लिए, उनके लिए निरस्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नियमावली जो बन जाता है उसको, जिसके लिए बनता है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। आगे जो आ रहे हैं उनके लिए निरस्त किया जा सकता है। अब आ जाइए, सब काम टाइट है, एकदम पूरा, एकदम हर चीज़ अपना फिट फाट है, लेकिन 9 नंबर पर आप आ जाइए, वेतन एवं अन्य भत्ते, कौड़ी बीन और पैसा तीन, सब फिट फाट हवा बनाया गया है, लेकिन ये तय नहीं किया गया है। बताइए, किसी भी मजदूर को आप जा कर के और सुबह में लाइए, कल हो करके, कल आपको काम है, सीधे बोल दीजिए कि 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपको काम करना है। बीच में आपको लंच का समय 15 मिनट का दिया जाएगा, और इसके बाद 1 मिनट भी आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक आपको बीच में 15 मिनट का ब्रेक, उसके बीच में आपका ना हाथ बंद रहना चाहिए, ना पैर बंद रहना चाहिए। काम इतना हो जाना चाहिए, इस अनुसार, हमारे मन के अनुसार हो जाना चाहिए सारे काम। एकदम आप पर एकदम नकेल कस दिया जाएगा, लेकिन पैसा का बात, वहाँ भी मेरी मनमानी चलेगी। कल काम के बाद तय किया जाएगा आपको कि आपको कितना पैसा देना है। वाह भैया, ऐसे काम होता है? ऐसे कोई मजदूर मजदूरी करेगा क्या? बोलिए, ख्वाब दिखा करके। तो ये अंधकार में रखने की ये कला है, और इसमें पाठक जी बहुत ही माहिर हैं। तो 2023 नियमावली में संभवतः 30,500 जो था, उस पर लोग आपत्ति दर्ज किए, बस सीधे गोल मटोल कर दिए। सीधे यहाँ लिख देते हैं, वेतन एवं अन्य भत्ते, प्रधान शिक्षक का वेतन एवं भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। काहे निर्धारित किया जाएगा? 2024 से लेकर के साल भर तो इधरों हो गया, 1 साल में अभी तक आप परामर्श नहीं लिए, गुमराह करने वाली बात हो गई। तो एक काम कीजिए, 6 महीना और रुक जाइए, पहले परामर्श लेकर के मजदूरी क्लियर कर लीजिए कि हाँ भाई, मजदूर को कितना मजदूरी देना है, भरमा करके। और यहाँ फिर ये होगा कि जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से पहले रिजाइन दीजिए, NOC दीजिए, सब चीज़ यहाँ से ख़त्म कर लीजिए, अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, और तब यहाँ आइएगा, तब आपको बताया जाएगा कि वेतन कितना है। आप पुनः इसमें वापस भी नहीं जा सकते हैं जब रिजाइन दे दिए हैं। तो हो सकता है 30,500 को 40,000 किया जा सकता है, 1 लाख किया जा सकता है, 2 लाख किया जा सकता है, 3 लाख किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपका वेतन 10,000 किया जा सकता है, 20,000 किया जा सकता है, 25,000 किया जा सकता है,
30,000 किया जा सकता है या फिर 30,500 ही किया जा सकता है। ये तो वित्त विभाग के ऊपर है। वित्त विभाग से परामर्श लेकर के, और मेरी मनमानी चलेगी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप मांग नहीं कर सकते हैं तो ये सब गोल मटोल बातें हैं। अब आ जाइए आपके घाटा और फ़ायदा की बात यहाँ मैं फिर कर देता हूँ। ये पहले बताइए कि जिसको 30,420 जो मिल रहा है बेसिक सैलरी, उसके बाद भत्ता वगैरह तो मिल ही रहा है, तो आप इसमें अगर आ रहे हैं, मान लीजिए आपके कथनानुसार 30,500 है, तो मात्र 80 रुपया के लिए आप इसको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद जब सीधी नियुक्ति है तो नियुक्ति से 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे देख लीजिए बीपीएससी या फिर विशिष्ट शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, आगे चल के अगर आप पेंशन की ख्वाब देख रहे हैं तो आप पर यूपीएस लागू होगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्विस 10 बरस जब होगा, 10 बरस से कम होगा तो 0 रुपया पेंशन होगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। 10 से लेकर के और 25 के बीच में 10,000 फिक्स होगा, और 25 से जब आपका ऊपर होगा तब 50% बेसिक सैलरी का नियम है। तो जिनका 10 बरस से कम अब उम्र बच गया है, जो 50 बरस 1 महीना का हो गए हैं, और उनको 9 बरस 11 महीना और प्रधान शिक्षक हेडमास्टर बन के अगर जा रहे हैं, तो उनको पेंशन कौन सी मिलेगा जी? 0,000 कुछ नहीं मिलेगा, मुंह बना करके आ जाएंगे। उनका कटौती भी होगा, वो डूब जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप नियोजन इकाई में रहते हैं तो आपको 7,500 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएस से जो पेंशन, मिनिमम पेंशन और प्लस डीए, समय समय पर परिवर्तन डीए, वो तो मिलेगा। हालांकि ये अभी 7,500 को ये वित्त विभाग से पास हो गया है, लेकिन अभी कार्मिक विभाग से उसकी स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ली है, और बहुत जल्दी उस पर पहल होगा और वो मिलेगा। लेकिन कुछ बातें निकल के सामने आ रही है। इस बात को मैं पूर्ण रूप में गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो भी सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 9,000 रुपया, 7500 को 9,000 रुपया करने का विचार कर रही है। तब लोग बोला कि अभी तक ये 7,500 जो है वित्त विभाग से पास हुआ है संभवतः 20 मई के दिन, और उसके बाद तुरंत भारत पाकिस्तान युद्ध लग गया, सरकार उसमें उलझ गई, उसके बाद चुनाव आ गया। हमको लगता है कि ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चुनाव का समय देख रही है कि चुनाव के समय किया जाएगा, तब कहिएगा कि चुनाव बिहार में है, तो बिहार में ये लागू करने से सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा, कई गो वोट मिल जाएगा। ये आपसे ज़्यादा लागू होगा, फ़ायदा होगा प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी वगैरह में हैं उन पर। तो हमको लगता है कि जब जिस स्टेट में कंपनियों की संख्या अधिक होगी, जहाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ चुनाव होगा, तब सरकार हो सकती है कि इसको 9,000 कर करके घोषणा कर दे, लागू कर दे। और हाँ, एक चीज़ और है, 2-3 आदमी हमसे ये बात बोले कि शायद 8,500 कर दिया है, तो कितना कर दिया, तो कितना कर दिया, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है। अब पूछिए कि तभी बात आता कहाँ से है, तो देखिए सोशल मीडिया में सभी बातें सही नहीं होती, बहुत से गलत बात को भी वायरल किया जाता है। इसी के क्रम में गूगल पर भी एक थर्ड पार्टी ऐप होता है, थर्ड पार्टी ऐप में भी सभी बातें सही नहीं रहता है, कोई कुछ वो उस पर लोड कर सकता है। तो उसमें एक र्यूमर गूगल
थर्ड पार्टी ऐप पर आपको है 8500 का है, लेकिन वो 8500 लागू नहीं है। वो कर्मचारियों के वकील के द्वारा मांग किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 8500 इसको किया जाए, उसी बात को पब्लिश कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हालांकि हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, तो सब केस नंबर वगैरह। और ये केस देखे थे यूयू ललित जो संभवतः आपके 9300 के केस को वही जज डील किए थे, वही जज जजमेंट दिए हैं इस पर ईपीएस पर अपर लिमिट को बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि 15,000 पर जो अभी आपका कटौती हो रहा है, ये 15,000 नहीं पर कटौती नहीं होकर के वास्तविक वेतन का कटौती का सबके लिए ये लागू करने का आदेश है। तो वो भी हो सकता है, अपर लिमिट जो 15,000 है वो बढ़ सकता है, लेकिन इस पर अभी हमको अध्ययन करना है। अध्ययन कर लेंगे तो 1 से 2 दिन में इस पर हम ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये 8500 वाला बात गलत है, 7500 है और 7500 से 9000 किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे आइए, कुछ नहीं होगा तो आपको ये 7500, अभी मान लीजिए कि 9000 नहीं अगर करता है तो 7500 जो 1 मई से 1 अप्रैल या 1 मई से वो लागू हो गया है 7500 और प्लस डीए समय समय पर। ये तो अगर आपका 9, अभी यहाँ चर्चा किए कि जिनका सर्विस जो है सो 9 साल 11 माह जो है उनको इसमें 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आप अभी आपका सर्विस इतना है तो निश्चित ही 1 महीना पहले से काम करते होंगे तो आपका 10 बरस पूछ जा रहा है, तक कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये 7500 और प्लस डीए जो समय समय पर होगा उसके अनुसार एक निश्चित राशि तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ भी आप ख़त्म हो जाइएगा अगर नियोजन छोड़ करके इसमें जा रहे हैं तो, ठीक है। आगे 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आपको 3% इंक्रीमेंट मिलना शुरू होगा। और आगे एक चीज़ और जान लीजिए कि ये अगर ये सही है, चूँकि 2023 नियमावली प्रधान शिक्षक की हम नहीं देखे हैं इसलिए ऑथेंटिक नहीं बता दे सकते हैं कि 30,500 ही है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। अगर ये है तो ये स्केल नहीं है, ये वेतनमान नहीं है, ये सिर्फ वेतन है और ये फिक्स वेतन है। तो एक बात जान लीजिए, आगे चल कर के 8th पे कमीशन जब लागू होगा तब तक तो आप प्रोबेशन पीरियड में लटके रहिएगा, और जिस दिन लागू होगा उस दिन भी आप इस दायरे में नहीं आइएगा। इसलिए कि पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको लागू हुआ 1/7/15 को, जिस दिन आपका वेतनमान 52,000 से 20,200 लागू हुआ। ये इस दिन आपको 6th पे कमीशन चल रहा था, ठीक है। और अभी आपको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जिस दिन ये लागू हुआ 6th पे कमीशन, उस दिन आपको फिक्स्ड रेमुनरेशन मिल रहा था। किसी को 9,000 मिल रहा था, किसी को 12,000 की कितना मिल रहा था हमको याद नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो आप पर इस 6th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला था, आपको इसका लाभ नहीं मिला था, इसमें आप सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए कि आपको स्केल नहीं मिला हुआ था। और ज्यों ही आपको स्केल मिल गया त्यों ही आपको 7th पे कमीशन का लाभ मिल गया। देखिएगा, इसीलिए आप समझ लीजिए। बाकी मेरा काम नियम पर चर्चा करना था। आपको प्रधान शिक्षक में जाइए नहीं जाइए ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका अपना निर्णय है। इसमें ना हम हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं।
हम कौन होते हैं आपको कहने वाले कि आप ज्वाइन कीजिए चाहे नहीं कीजिए। ये अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आप लोग बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो ये हम क्यों बताएंगे। इसलिए ये निर्णय आप खुद लीजिएगा कि आपकी भलाई किस में है। सरकार को ज़रूरत है, वो तो अपना खोजबे करेगी अपना कर्मचारी को। आपको ज़रूरत है कि नहीं, आपके आवश्यकता अनुसार वो फिट हो रहा है कि नहीं पद, ये आपको निर्णय लेना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।